नमस्ते छात्रों। पिछली कक्षा में हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से दीवानों की हस्ती कविता का अध्ययन किया था। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। उम्मीद करती हूँ कि दीवानों की हस्ती कविता आपको भली भांति समझ में आई होगी। छात्रों, आज इसी कविता से जुड़े प्रश्न अभ्यास एवं भाषा की बात का हम एक सरल अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न अभ्यास कविता से, और आपका पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? छात्रों, हमने कविता में पढ़ा था कि जब भी कवि अपने लोगों से जाकर मिलते थे या लोगों के पास पहुंच जाते थे उनमें खुशियां बांटने के लिए, या तो उनके आने से लोगों में एक तरह का जोश आ जाता था, लोगों के अंदर खुशी का संचार होता था। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो लोग बहुत ही उल्लासित हो जाते थे, खुश हो जाते थे कवि के आने से या दीवानों के आने से। ठीक है, लेकिन जब कवि वहां से जाते थे या जब कवि वहां से गुजर जाते थे, वहां से निकलते थे, तो लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते थे। अर्थात लोगों को उनका जाना बहुत ही पीड़ा देता था, बहुत ही कष्ट देता था, बहुत ही दुख देता था। ठीक है, तो उनके आने से लोगों के मन में प्रसन्नता जाग जाती थी, और जब वो स्थान को छोड़कर आगे जाते थे तो वहां के लोगों को दुख होता था, और यहाँ तक कि उनके विदाई के क्षण में आंखों से उनके आंसू भी निकल आते थे। ठीक है, तो कवि के आने से उल्लास और कवि के जाने से आंसू बह जाना, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कवि जब आते थे तो उन्हें खुशियां देते थे, और जब वो वहां से जाते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी को बहुत चाहते हैं, वो आते हैं तो हम खुश होते हैं, और उनके चले जाने के बाद हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? प्रश्न 2 में आपके पास 2 क्वेश्चंस आए हैं। अब पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है उन लोगों की तरफ जो दुनिया से या संसार से या समाज से या लोगों से मात्र लेना जानते हैं, देना नहीं। ठीक है, हमारे कवि कैसे हैं? हमारे कवि दुनिया को प्यार देते हैं, लोगों में प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हुए वो चलते हैं, और इसके बदले में उन्हें भी बहुत सारे प्यार की आशा होती है कि उन्हें भी लोग बहुत प्यार करेंगे, है ना, खुशियां देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कवि के हाथों या कवि से कभी कुछ गलत हो जाता है, तो वो उसे बहुत ही उन्हें दुख होता है, या जिस प्यार की उम्मीद वे दूसरों से कर रहे होते हैं, उन्हें वो जब चीज नहीं मिलती है तो उन्हें वो एक असफलता का एहसास दिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे कवि हैं वो यहाँ पे इस असफलता को अपने हृदय पर एक निशान की तरफ, भार की तरह वो उसे लेकर यहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सोचने की ये है कि कवि खुद ये भी कह रहे हैं कि इस असफलता को, यानी कि मेरे कारण अगर कोई खुश नहीं हो पाया है या मेरे कारण किसी को किसी प्रकार का दुख हुआ है, तो इस असफलता को, इस दुख को मैं अपने मतलब इसका दोषी मैं खुद को मानता हूं, और इस निशान को मैं अपने दिल पर, दिमाग पर अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे समझ में आता है कि जो कवि हैं वो निराश हैं, और वह समझते हैं कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में वे असफल हो गए, इस कारण वे निराश हो जाते हैं, इस कारण वे अपने लिए असफलता का शब्द भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए, पूरी कविता में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं हमारे सामने जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और हमें ये सारी अच्छी बातें किससे पता चलती हैं? तो कवि के जरिए मालूम चलती हैं। कविता में कवि क्या कहता है? कवि का जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो नजरिया है, जो उनके थॉट्स हैं, सोच है, वो हमें बहुत पसंद आया है। राइट, कि हमें कैसा नजरिया रखना चाहिए जीवन को जीने का? खुशियां बांटते हुए चलना, दूसरों को खुश रखना, है ना, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ
नहीं देना। तो ये होता है जीवन को जीने का सही तरीका। ये हमें कहाँ प्राप्त हुआ, जानने की जानकारी कहाँ मिली हमें, तो कविता में। दूसरा हमने ये भी देखा कि कवि कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सीखनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ सुख के समय आप सुखी रहें और दुख के समय में हार मान के बैठ जाएं। जी नहीं, जीवन में सुख और दुख बराबर आते हैं और हमें इन्हें एक भाव में लेकर चलते रहना चाहिए। ठीक है। और भी हमने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट कवि ने बार बार क्या कहा है कि मैं दूसरों में खुशियां बांटना चाहता हूं। यानी कि दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना चाहते हैं। वो सिर्फ खुशियां बांटने से नहीं होता, खुशियों का ध्यान भी रखना हमें चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे अनुसार हम कह सकते हैं कि हमने इस कविता में जानी है, और ये सारी बातें हमें बहुत ही अच्छी लगी हैं कविता के अंतर्गत। ठीक है। अब छात्रों, इसी से जुड़ा आपका आगे का जो प्रश्न है वो है कविता से आगे का, और ये है आपका बहुत ही रोचक प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, बताइए। ठीक है। हाँ, तो जीवन में मस्ती का होना बहुत जरूरी है। यदि जीवन में हमारे मस्ती नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, नीरस, मतलब उसमें किसी प्रकार का मजा नहीं आएगा। ठीक है। हम एंजॉय कर पाएंगे लाइफ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मस्ती का होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये हानिकारक शब्द से समझते हैं आप, मतलब ये कब किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जैसे आप लोग बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन आपकी मस्ती किसी के लिए नुकसान हो सकती है, आपका भी नुकसान कर सकती है। तो ये हानिकारक रूप मस्ती कब ले लेती है, जब हम मस्ती की सीमा को पार कर लेते हैं। यानी कि देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट के आगे कुछ काम करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। सरल शब्दों में ये है इसका अर्थ। ठीक है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यदि आपकी मस्ती से किसी को परेशानी होती है, कोई आदमी मेंटली या फिजिकली, मानसिक रूप में या शारीरिक रूप में उसको नुकसान होता है, तो छात्रों हमें ऐसी मस्ती कभी भी कदापि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना आप लोग कि आपको अपनी सीमा में रहकर दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरों का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, हमें मस्ती करनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्या क्या बातें हैं, अपनी सीमा में रहना, दूसरों का हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए दूसरों को, साथ ही हमें दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें मस्ती करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, तथा दूसरों में भी खुशियां हमें बांटते रहना चाहिए, जो इस कविता का मेन मकसद कवि बता रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न पे अपने विचार और भी लिख सकते हैं, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और विचार हो तो। ठीक है। अब इसी के साथ अगला जो यहाँ पे भाग आता है वो है आपका भाषा की बात। ठीक है। अब भाषा की बात का जो पहला प्रश्न, या कह लीजिए सिर्फ इसमें एक ही प्रश्न है, वो है कुछ इस प्रकार, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, ध्यान दीजिएगा शब्द क्या है, संतुष्टि। ओके, सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं, संतुष्ट हम जिसे कहते हैं, इसके लिए कवि ने कविता में एक शब्द यूज किया है, छक कर सुख दुख के, राइट, छक कर शब्द यूज किया था। दूसरा उन्होंने शब्द यूज किया था जी भर कर, फिर उन्होंने यूज किया है वर्ड खुलकर। तो देखिए, संतुष्टि शब्द के लिए उन्होंने कई पर्यायवाची शब्द यहाँ पर या इससे मिलते जुलते शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले आपको कुछ और शब्द सोचकर यहाँ पर लिखना होगा। जैसे संतुष्टि के लिए जैसे है हंस कर, जब आप हंसते हैं तो आप संतुष्टि होते हैं। कभी कुछ लोग गाते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं। तो संतुष्टि वर्ड के लिए आपको कुछ ऐसे ही शब्द ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी पे मुस्कुराते हैं हम, तो हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हम संतुष्ट होते हैं, राइट। हम मस्त हो रहे हैं, तो मस्त क्यों होते हैं हम, जब हम संतुष्ट होते हैं। तो प्यार लुटाकर, मस्त होकर, या हम जब मुस्कुराते हैं या जब हम किसी को प्यार देते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी भावना, कौन सी फीलिंग्स उस वक्त होती है, उस वक्त हमारे अंदर फीलिंग्स होती है संतुष्टि की। ठीक है। तो छात्रों, ये था आपका भाषा की बात का एकमात्र प्रश्न, और इसी के साथ कविता दीवानों की हस्ती का प्रश्न अभ्यास एवं भाषा की बात यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए, इसी के साथ यहाँ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।